हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस विद राय एकेडमी। 27 अक्टूबर 2023 के दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण को आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहली जो मेन हेडिंग है वो है कि कतर में 8 भारतीयों को सुनाई गई है मौत की सज़ा। हालांकि इसमें जो भारत विदेश मंत्रालय है वो लगातार टच में है और कतर में जो भारत के राजदूत हैं वो जाकर इन 8 जो जिन्हें फांसी की सज़ा दी गई है उनसे मिले भी हैं और ये सभी पूर्व नौसैनिक अधिकारी हैं। सबसे बड़ी बात यह है, कतर ने जो आरोप लगाया है वो ये बोला है कि ये जासूसी कर रहे थे। जितने भी पूर्व अधिकारी हैं वो कतर सेना से जुड़ी एक कंपनी है अल दहरा ग्लोबल टेक्नोलॉजीज, उसमें काम कर रहे थे। विदेश मंत्रालय ने गुरुवार को अपने जो उनका बयान है उसमें कहा कि हमें ये सूचना मिली कि कतर के कोर्ट ने प्रथम दृष्टया अल दाहरा कंपनी में कार्यरत 8 भारतीयों को मौत की सजा सुनाई है। बाद में पता चला कि वो 8 नौसेना अधिकारी हैं, पूर्व नौसेना अधिकारी रह चुके हैं। और इसमें विदेश मंत्रालय ने ये भी बोला कि हम लगातार कतर में अधिकारियों से संपर्क में हैं और लंबे समय से इन लोगों से राजनयिक मदद पहुंचाने की भारतीय आग्रह जो है वो किया जा रहा है, लेकिन उसको तवज्जो नहीं दी जा रही है। पहली बार 1 अक्टूबर 2023 को कतर में भारतीय राजदूत ने उनसे मुलाकात की थी। सबसे पहले ये जो 8 लोग हैं इनके बारे में हम जान लेते हैं। पहले हैं कैप्टन नवतेज सिंह गिल, कैप्टन वीरेंद्र कुमार वर्मा, कैप्टन सौरभ बिस्ट, कमांडर अमित नागपाल, कमांडर पुणेंद्र तिवारी, कमांडर सुगनाकर पकाला, कमांडर संजीव गुप्ता और शेलर रगेश। हालांकि अगर यहाँ पर बात की जाए तो भारत और कतर के रिश्ते हमेशा से मजबूत रहे हैं और हाल के वर्षों में दोनों देशों के बीच कारोबार और रणनीतिक रिश्तों का काफ़ी विस्तार भी हुआ है और विस्तार देने की कोशिश भी जारी है। कतर के अगर हम समाचार पत्रों की बात करें तो उसमें यह बताया गया है कि ये जितने भी 8 भारतीय हैं उन पर जासूसी का आरोप लगाया गया है, लेकिन ना तो कतर और ना ही भारतीय अधिकारियों की तरफ से इसे सार्वजनिक किया गया है। ये सबसे बड़ी बात है इसमें। और इसमें यह भी बताया जा रहा है कि जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात इसमें निकल कर आ रही है कि जो इसमें कमांडर पुणेंद्र तिवारी हैं उन्हें 2019 में प्रवासी भारतीय सम्मान भी दिया जा चुका है। देखिए, प्रवासी भारतीय सम्मान उन व्यक्तियों को दिया जाता है जो विदेश में भारत की छवि को बेहतर बनाते हैं या बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। ऐसे व्यक्ति को प्रवासी भारतीय सम्मान दिया जाता है, तो उसी के तहत इन्हें यह सम्मान दिया गया था। उस समय एक पोस्ट में दोहा स्थित भारतीय दूतावास में वो कमांडर तिवारी जो हैं वो कार्यरत भी थे और वहाँ पर उन्होंने जो भारत का निर्माण कार्य चल रहा था या फिर जो भारत की छवि है उसको काफ़ी मजबूत किया था, काफ़ी फेमस किया था भारत की छवि को वहाँ पर, इसलिए इन्हें प्रवासी भारतीय सम्मान दिया गया था। अब कांग्रेस ये आरोप लगा रही है कि इस पर गंभीरता से विचार नहीं किया गया, रोल नहीं दिखाया भारतीय राजदूतों ने, इसलिए इन्हें फांसी की सजा दी गई है। हालांकि विदेश मंत्रालय अब इसमें एक्टिव हो गया है। नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। राजस्थान कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं और एक निर्दलीय सांसद थे विधायक थे जो अभी हाल ही में कांग्रेस में शामिल हुए थे, अभी 1 हफ्ता भी नहीं हुआ था उनको, उनके 15 से ज़्यादा ठिकानों पर ईडी ने छापेमारी की है और ये बताया गया है कि एक जो एग्ज़ाम हो रहे थे राजस्थान गवर्नमेंट के यानी स्टेट गवर्नमेंट के, उसमें इनकी संलिप्तता पाई गई है। उसमें इन्होंने पैसे छात्रों से लिए और ये सब बातें इसमें निकल कर आ रही हैं कि पेपर के बदले पैसे लिए गए थे। तो इसी के तहत ईडी ने कार्रवाई की है और अलग अलग टीमों ने गुरुवार को राजस्थान के कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और एक निर्दलीय विधायक के लगभग 15 ठिकानों पर छापेमारी करी है। जो निर्दलीय विधायक हैं ओम प्रकाश हुडला, उन्होंने पिछले हफ्ते ही कांग्रेस ज्वाइन किया था। ईडी की टीम ने प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के जयपुर और सीकर स्थित 5 तथा हुडला के 7 ठिकानों पर छापेमारी की है और अलग अलग टीमों ने एक साथ इसमें छापेमारी की है, जिसमें यह बताया जा रहा है कि दोनों ठिकानों पर जो छापेमारी की गई हुडला के, उसमें लगभग 1.5 करोड़ कैश बरामद हुआ है, जिसको गिनने के लिए ईडी को वहां मशीन मंगानी पड़ी थी। ईडी की टीमों ने सुबह करीब 7 बजे छापेमारी शुरू की थी जो शाम को 3:45 बजे तक चलती रही। इस बीच डोटासरा के
जो जयपुर स्थित सिविल लाइंस में स्थित आवास जो है वो और जो सीकर आवास है उसके पास समर्थकों ने नारेबाजी की भाजपा के खिलाफ और ईडी के खिलाफ कि ये जो चुनाव आने वाले हैं उसके मद्देनज़र ये कार्रवाई की जा रही है ताकि कांग्रेस की छवि को खराब किया जा सके। नेक्स्ट न्यूज़ है कि 5 आतंकवादियों के मारे जाने से बौखलाए पाक ने की भारी गोलाबारी। देखिए, मच्छल एक सेक्टर है जम्मू कश्मीर में, वहाँ पर 5 आतंकवादी घुसपैठ की कोशिश कर रहे थे, जिसको देखते हुए भारतीय सेना ने कार्रवाई करी और 5 आतंकियों को मार गिराया। उसके बाद क्या हुआ, पाकिस्तान बौखला गया क्योंकि उनका मंसूबा जो है वो सही नहीं हो पाया, तो उन्होंने भारत की तरफ गोलाबारी करी। जो भारतीय सीमा के 3 किलोमीटर अंदर एक गांव है उस पे गिरे। गांव का नाम है अरनिया, जिसमें एक महिला घायल भी हुई और 2 जवान इसमें घायल हो गए। 7 से 8 पाकिस्तान मोर्टार सरहद के करीब 3 किलोमीटर अंदर यानी कि भीतर अरनिया गांव में गिरे। इससे लोग सहम गए और अपने स्वजन के साथ सुरक्षित स्थानों पर चले गए। बीएसएफ जवानों ने भी पाकिस्तान को करारा जवाब दिया। देर रात तक सीमा पर दोनों तरफ से गोलाबारी जारी रही। पाकिस्तान की ओर से ऐसी गोलाबारी अक्सर आतंकवादियों को पनाह देने के लिए या फिर उनको सपोर्ट करने के लिए, ताकि वो सीमा पार कर जाएं, इसलिए किया जाता है। नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। अमेरिकी रिजर्व सैनिक ने बरसाई गोलियां, 18 की मौत। देखिए, अमेरिका के लेविस्टन शहर में बुधवार रात एक अमेरिकी रिजर्व सैनिक ने ताबड़तोड़ गोलाबारी करके 18 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। इस घटना में 13 से अधिक लोग घायल भी हुए हैं। वारदात को अंजाम देकर हमलावर फरार भी हो गया है। हालांकि लोगों को बोल दिया गया है कि वो अभी घरों में ही रहें, बाहर ना निकलें। आरोपित की शिनाख्त 40 वर्षीय रॉबर्ट आर कार्ड के रूप में की गई है। बताया जाता है कि वह हथियार चलाने का प्रशिक्षण देता है और अमेरिकी रिजर्व सेना में पेट्रोलियम आपूर्ति विशेषज्ञ है। इसमें यह भी बताया गया है कि वो मानसिक रूप से विक्षिप्त था, यानी कि वो मानसिक रूप से ठीक नहीं है। इस बीच प्रशासन ने, जो वहाँ की गवर्नमेंट है, उन्होंने बाहर निकलने से लोगों को मना कर दिया है। और ये न्यूज़ हमारे काम की नहीं है कि 15 दिनों में 50% से ज़्यादा महंगा हो चुका है प्याज, यानी कि ये टमाटर को फेल करने में लगा हुआ है। अब नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। राष्ट्रीय राजधानी की तरफ जब हम पेज पर आते हैं तो हमें सबसे पहली जो न्यूज़ मिलती है वो है कि दंगे के मामले में पुलिस की जांच में दोष, सजा से ज़्यादा बरी हुए आरोपी। इसमें यह बताया गया है कि 73 मामलों में लोगों को बरी कर दिया गया है और जो 16 लोग ही ऐसे हैं, जो 16 केस ही ऐसे हैं जिसमें आरोपित फंसे हैं, बाकी को रिहाई दे दी गई है। और ये आपको पता होगा कि लगभग 3.5 साल पहले एक दंगा हुआ था, उसमें ये कई लोग मारे भी गए थे और आरोपी पकड़े भी गए थे। दंगा इस वजह से किया गया था कि वहाँ पर विदेशी जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं उस समय डोनाल्ड ट्रंप थे, वो आए हुए थे। तो भारत की छवि को खराब करने के लिए ये आक्रमण यानी कि ये दंगा किया गया था। उसमें भी अब ये निकल कर आ रहा है कि मामले को या तो गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है या साक्ष्य की कमी बताई जा रही है और आरोपितों को दोषी निर्दोष बताकर छोड़ा जा रहा है। तो यानी कि ये कहीं ना कहीं भेदभावपूर्ण राजनीति इसमें हो रही है। नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। आवाज़ उठाने की आज़ादी पर तनाव की आशंका को नहीं कर सकते नज़रअंदाज हाईकोर्ट। देखिए, रामलीला मैदान में 29 अक्टूबर को सार्वजनिक बैठक करने की एक अनुमति मांगी गई थी, जिसको देने से सबसे पहले तो दिल्ली पुलिस ने मना किया, उसके बाद दिल्ली हाईकोर्ट ने भी इसे मना कर दिया है। उन्होंने बोला कि आवाज़ उठाने की सभी को आज़ादी है, लेकिन अगर उस आवाज़ उठाने से सांप्रदायिक तनाव फैलता है तो उसकी इजाज़त नहीं दी जा सकती है। और इसी को लेकर ये फैसला आया हुआ है और फैसला दिया है न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद की पीठ ने। याचिकाकर्ता संगठन जो है वो मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन को सार्वजनिक बैठक करने की अनुमति को रद्द सबसे पहले दिल्ली पुलिस ने किया। उसी को बरकरार रखते हुए अदालत ने कहा कि इसे मनमाना नहीं कहा जा सकता है। पुलिस का कहना था कि प्रस्तावित कार्यक्रम सांप्रदायिक था और इससे सांप्रदायिक तनाव बढ़ सकता है। अधिवक्ता महमूद प्राचा द्वारा स्थापित मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ से दायर याचिका में पुलिस को सार्वजनिक बैठक की अनुमति देने के संबंध में निर्देश देने की मांग की गई थी, लेकिन याचिका को खारिज कर दिया गया है।
नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं। परियोजनाओं के लिए डीयू को 930 करोड़ का ऋण मिला है। देखिए, दिल्ली विश्वविद्यालय के पूर्वी दिल्ली, नजफगढ़ और द्वारका परिसरों का निर्माण कार्य जल्द शुरू होगा। इस परियोजना के साथ ही जितने भी अन्य विकास कार्य हैं, उच्च शिक्षा वित्त पोषण एजेंसी NEFA ने डीयू को 930 करोड़ रुपए के ऋण की मंजूरी दे दी है। नए परिसर के निर्माण पर काम करने के लिए एक विस्तृत परियोजना यानी कि रिपोर्ट, जिसे DPR बोला जाता है, सोमवार तक प्रस्तुत कर दिया जाएगा। डीयू अधिकारियों के मुताबिक जो धनराशि प्राप्त होने के साथ ही पूर्वी दिल्ली परिसर का निर्माण शुरू किया जाएगा। पूर्वी दिल्ली परिसर का निर्माण शुरू होने के 2 वर्ष के अंदर पूरा कर लिया जाएगा, ऐसा टारगेट रखा गया है। करीब 120 करोड़ रुपए की लागत से सूरजमल विहार स्थित डीयू के परिसर में एक शैक्षणिक भवन बनाया जाएगा, जिसका काम अगले 3 से 6 माह में शुरू होने की उम्मीद बताई जा रही है। नजफगढ़ परिसर में 100 करोड़ रुपए और द्वारिका परिसर के शैक्षणिक भवन के निर्माण में 95 करोड़ रुपए की लागत लगाई जाएगी। चलिए, ये एक अच्छी पहल है, अच्छी शुरुआत है। नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं, जो है रक्षा प्रणालियों की मजबूती पर फोकस करे वायुसेना। देखिए, जो हमारे रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह, गुरुवार को वायुसेना के जो शीर्ष कमांडरों का सम्मेलन था उसको संबोधित कर रहे थे। उन्होंने बोला कि जिस तरीके से भू राजनीतिक हालात को परखा जाए और भारतीय संदर्भ में उनका मूल्यांकन किया जाए। उन्होंने ऑपरेशनल तैयारियों को मजबूत करने पर भी काफ़ी जोर दिया और भारतीय वायुसेना की वायु रक्षा प्रणाली की मजबूती और ड्रोन के इस्तेमाल पर फोकस करे, ऐसी बात उन्होंने बोली है। रक्षा मंत्री वायुसेना कमांडरों के 2 दिवसीय सम्मेलन को नई दिल्ली में संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि वैश्विक सुरक्षा परिदृश्य में नई चुनौतियां उत्पन्न हो रही हैं और इससे निपटने के लिए हमें हमेशा तैयार रहना होगा। वायुसेना के कमांडर सम्मेलन में हमास इजराइल संघर्ष और रूस यूक्रेन युद्ध के विभिन्न एरियल प्लेटफॉर्मों के इस्तेमाल का व्यापक विश्लेषण भी किया गया है। नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं कि भारत और EU यानी कि यूरोपियन यूनियन ने गिनी की खाड़ी में किया संयुक्त नौसैनिक अभ्यास। इसमें भारत की तरफ से INS सुमेधा ने हिस्सा लिया है और यूरोपियन संघ के 3 सदस्य देशों के जहाजों के साथ इसमें शामिल थे, जिसमें एक इतालवी नौसेना का जहाज ITS फास्करी, फ्रांसीसी नौसेना का जहाज FS वेंटोज और स्पेनिश नौसेना का जहाज टॉर्नेडो ने EU की तरफ से प्रतिनिधित्व किया है। देखिए, भारत और यूरोपियन संघ ने इस सप्ताह गिनी की खाड़ी में अपना पहला संयुक्त नौसैनिक अभ्यास किया है। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि अभ्यास समुद्री सुरक्षा पर यूरोपीय संघ भारत के बीच सहयोग और समुद्र के कानून पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन के लिए दृढ़ संकल्प का संकेत है। नौसैनिक समुद्री सुरक्षा को मजबूत करने के उद्देश्य से मंगलवार यानी कि 24 अक्टूबर को यह अभ्यास किया गया था। नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं। रूस यूक्रेन संघर्ष से मिला आत्मनिर्भरता का सबक। देखिए, जो हमारे सेना प्रमुख हैं जनरल मनोज पांडे, उन्होंने बोला है कि जो रूस और यूक्रेन का युद्ध था उससे हमें सबक मिला है कि हमें दूसरे देशों पर निर्भर नहीं रहना चाहिए और अपने हथियारों पर यानी कि हमें आयात कम करना चाहिए और निर्माण ज़्यादा करना चाहिए। हम सैन्य उपकरणों के आयात पर निर्भर नहीं रह सकते हैं। और एक कार्यक्रम के उद्घाटन समारोह में जनरल पांडे ने कहा कि रूस यूक्रेन संघर्ष ने जमीनी लड़ाई के महत्व की पुष्टि की है और यह क्षेत्र भारत के साथ साथ सीमा विवाद वाले अन्य देशों के संदर्भ में बेहद महत्वपूर्ण बना है। जमीन पर जिसे जीत मिलेगी उसे विजेता माना जाएगा। मनोज पांडे ने इसमें यह भी बोला कि हम सेना के आधुनिक प्रौद्योगिकीकरण का लाभ भी उठा रहे हैं और ज़्यादा उस पर फोकस भी कर रहे हैं। उन्होंने ये भी बोला कि 40,000 अग्निवीरों का पहला बैच सैन्य इकाइयों में शामिल हो गया है और क्षेत्रीय इकाइयों से उनको लेकर प्रतिक्रिया उत्साहजनक मिल रही है। नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं कि प्रमाणित व वैज्ञानिक रूप से तैयार बीजों को मिलेगा बढ़ावा। तो खाद्य सुरक्षा और किसानों की आय बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार प्रमाणित एवं वैज्ञानिक रूप से तैयार बीजों को बढ़ावा देगी। साथ ही सहकारिता के जरिए परंपरागत बीजों को भी संरक्षित एवं संवर्धित करेगी। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में गुरुवार को उन्नत बीजों के उत्पादन एवं वितरण पर संगोष्ठी को संबोधित करते हुए कहा कि कृषि और सहकारी क्षेत्र में रोजगार बढ़ाने, आयातित बीजों पर निर्भरता कम करने, ग्रामीण अर्थतंत्र को मजबूत करने के लिए केंद्र सरकार प्रयासरत है।
क्या अगले साल पाक जाएंगे भारतीय प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री? देखिए, क्या वर्ष 2024 में भारत और पाकिस्तान के रिश्तों पर जमी बर्फ पिघल सकती है? क्या अगले साल भारतीय प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री पाकिस्तान जाएंगे? यह सवाल इसलिए उठा है क्योंकि इन दोनों देशों की सदस्यता वाले संघाई सहयोग संगठन यानी कि SCO का नया अध्यक्ष पाकिस्तान बना है। अगले वर्ष इस संगठन की सारी बैठकें पाकिस्तान में ही होंगी। अगले वर्ष भारत और पाकिस्तान में आम चुनाव होने के बाद नई सरकारें भी सत्ता में होंगी। ऐसे में रिश्तों को सुधारने की नई कोशिश संभव है। और गुरुवार को किर्गिस्तान में SCO देशों की बैठक में पाकिस्तान के नया अध्यक्ष बनने की घोषणा की गई थी। विदेश मंत्री S जयशंकर ने इस बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए पाकिस्तान को नया अध्यक्ष बनने पर बधाई दी। वर्ष 2023 में भारत SCO का अध्यक्ष था। भारत में SCO के विदेश मंत्री की बैठक में पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो ने हिस्सा भी लिया था। बाद में भारत ने SCO देशों के प्रमुखों की बैठक वर्चुअल तरीके से कराने का फैसला किया था। नेक्स्ट न्यूज़ है बिजनेस पेज से, जिसमें हम सबसे पहले न्यूज़ ले रहे हैं कि G7 के वाणिज्य मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लेंगे गोयल। देखिए, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री जो पीयूष गोयल हैं वो G7 देशों के वित्त मंत्रियों की 28 अक्टूबर को ओसाका में होने वाली बैठक में हिस्सा लेंगे। कुछ G7 देशों के आमंत्रित देशों और विश्व व्यापार संगठन जैसे कुछ आंतरिक संगठनों के साथ द्विपक्षीय बैठक भी करेंगे। जापान ने अपनी G7 अध्यक्षता में भारत को निश्चित देशों के साथ आमंत्रित किया है। नेक्स्ट न्यूज़ है कि ई-कॉमर्स को लेकर भारतीय रुख के साथ आया अमेरिका। ई-कॉमर्स को लेकर भारत काफ़ी पहले से जो चिंताएं वैश्विक मंच पर प्रकट कर रहा है, उस पर अमेरिका ने भी परोक्ष तौर पर मुहर लगा दी है। 25 अक्टूबर को अमेरिका ने विश्व व्यापार संगठन के तहत ई-कॉमर्स को लेकर चलने वाली वार्ता से अपने आप को अलग कर दिया है। माना जा रहा है कि अमेरिका ने यह फैसला बेलगाम डिजिटल लेन देन से भविष्य में राष्ट्रीय सुरक्षा को पैदा होने वाले खतरों के मद्देनजर लिया है। अमेरिका वैश्विक स्तर पर ई-कॉमर्स को ज़्यादा से ज़्यादा प्रोत्साहित करने का पक्षधर रहा है। वहीं भारत का रुख पहले से ही काफ़ी संयमित था और स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैश्विक मंचों से इसके खतरे को लेकर आगाह किया था। ई-कॉमर्स की वजह से भारत ने आसियान व इसके सहयोगी 5 देशों के कारोबारी समझौते रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप से बाहर रहने का फैसला किया था। 10 वर्षों में दोगुना हुए ITR भरने वाले। सरकार की तरफ से उठाए गए कदमों से पिछले 10 सालों में सभी प्रकार के वर्गों की आय में बढ़ोतरी हुई है। इनकम टैक्स रिटर्न भरने वालों की संख्या में होने वाली भारी बढ़ोतरी इस बात की स्पष्ट गवाही दे रही है। गुरुवार को इनकम टैक्स विभाग की तरफ से जारी आंकड़ों के मुताबिक मूल्यांकन वर्ष 2013-14 में व्यक्तिगत रूप से ITR भरने वालों की संख्या 3.36 करोड़ थी, जो मूल्यांकन वर्ष 2021-22 में 6.37 करोड़ रुपए हो गई है। जारी मूल्यांकन वर्ष 2023-24 में अप्रैल से लेकर अब तक 7.41 करोड़ ITR भरे जा चुके हैं। सुरक्षा परिषद में अमेरिकी प्रस्ताव पर रूस चीन का वीटो। गाजा में मानवीय सहायता पहुंचाने के लिए इजराइल हमास युद्ध कुछ समय के लिए रोकने और हमास व अन्य आतंकी संगठनों को हथियारों की आपूर्ति रोके जाने से संबंधित अमेरिकी प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में आगे नहीं बढ़ पाया। भारतीय समयानुसार बुधवार देर रात हुई सुरक्षा परिषद की बैठक में अमेरिका के प्रस्ताव पर रूस और चीन ने वीटो लगाकर उसे रोक दिया। इससे पहले UAE ने प्रस्ताव के विरोध में वोट डाला, जबकि ब्राजील और मोजाम्बिक ने मतदान में हिस्सा नहीं लिया। प्रस्ताव के समर्थन में 10 सदस्यों ने मतदान किया था। इससे पहले शनिवार को ब्राजील द्वारा रखा गया प्रस्ताव भी वीटो का शिकार हो गया था। इस प्रस्ताव में गाजा में पैदा हुए मानवीय संकट और वहां नागरिकों के लगातार मरने पर चिंता जताई गई थी। इसमें युद्ध रोककर अमेरिका के नेतृत्व में कूटनीतिक प्रयासों के जरिए विवाद सुलझाने की सिफारिश की गई थी। नेक्स्ट न्यूज़ है इंटरनेशनल पेज से। ब्रिटेन में बनेगा दुनिया का पहला AI सुरक्षा संस्थान सुनक। ब्रिटेन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के नए स्वरूपों की जांच और परीक्षण में अग्रणी भूमिका निभा रहा है। ऐसे में ब्रिटेन में दुनिया के पहले AI सुरक्षा संस्थान का मुख्यालय स्थापित किया जाएगा। अगले सप्ताह ब्रिटेन को वैश्विक AI सुरक्षा सम्मेलन में मेजबानी करनी है। लंदन में गुरुवार को ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने कहा था कि उनका मानना है कि AI जैसे प्रौद्योगिकी औद्योगिक क्रांति, बिजली आने और इंटरनेट की खोज जितनी ही परिवर्तनकारी होगी,
हालांकि जो AI है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सकारात्मक पहलुओं के साथ नए खतरे और डर भी पैदा करती है। इससे निपटने की जरूरत है। सुनक ने चेतावनी दी कि इसका गलत प्रयोग हुआ तो AI राजनीतिक और जैविक हथियार बनाना आसान कर सकती है। वीज़ा बहाली के भारत के फैसले का कनाडा ने किया स्वागत। कनाडा में कुछ वीज़ा सेवाएं फिर से शुरू करने के भारत के फैसले का कनाडा ने स्वागत किया है। कनाडा के आव्रजन मंत्री मार्क मिलर ने कहा है कि राजनयिक विवाद के बीच चिंताजनक समय के बाद यह कदम अच्छा संकेत है। कहा कि सेवाओं को निलंबित किया ही नहीं जाना चाहिए था। कनाडा के एक अन्य मंत्री हरजीत सज्जन ने कहा कि वीजा प्रक्रिया फिर से शुरू होना अच्छी खबर है। ग्लोबल अफेयर्स कनाडा, जो कनाडा के राजनयिक और काउंसलर संबंधों का प्रबंधन करने वाला एक विभाग है, की प्रवक्ता मैरिलना ने कहा कि CBC न्यूज़ को बताया गया कि GAC कनाडाई लोगों के लिए वीज़ा की कुछ श्रेणियों में फिर से कार्य शुरू करने के भारत के फैसले से अवगत हुआ है। कनाडा और भारत के लोगों के बीच महत्वपूर्ण संबंध है। इस फैसले से इन लोगों के परिवारों के लिए दोनों देशों के बीच यात्रा कर पाना आसान होगा। भारतवंशी विज्ञानी प्रतिष्ठित फैराडे पदक से सम्मानित। अमेरिका के स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के एमिरिट्स यानी कि सेवानिवृत्त प्रोफेसर और भारतवंशी विज्ञानी आरोग्य स्वामी पालराज को उनकी खोज MIMO वायरलेस के लिए फैराडे पदक से सम्मानित किया गया है। MIMO अर्थात मल्टीपल इनपुट मल्टीपल आउटपुट वायरलेस 4G और 5G मोबाइल के साथ साथ वाईफाई नेटवर्क में मदद करने वाली प्रौद्योगिकी है। पालराज को पिछले सप्ताहांत लंदन के एक समारोह में यह पदक दिया गया। इसके साथ ही वह इस उपलब्धि को प्राप्त करने वाले 100वें व्यक्ति बन गए। चलिए, स्पोर्ट्स पेज पर एक न्यूज़ है जिसमें कि 37वें राष्ट्रीय खेल गोवा में शुरू हुए हैं, गोवा के मडगांव में। और इसमें प्रधानमंत्री ने ये बोला कि जिस तरीके से भारतीय हुनर इन खेलों की बदौलत बाहर निकल रहा है, बाहर आ रहा है, वो काफ़ी सराहनीय है। और जो खेलों का जो बजट था उसको भी 2 गुने से 3 गुना कर दिया गया है, ये भी एक अच्छी खबर है। तो ये आज का यानी कि 27 अक्टूबर 2023 का दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण था। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। काफ़ी समय के बाद ये वीडियो उपलब्ध कराया जा रहा है और अब ये वीडियो रेगुलर आपको उपलब्ध होंगे, और जो गैप हुआ उसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।